डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके 3 प्रमुख अंग महासभा दैट इज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्ययन किया था। आज हम इसके बचे हुए 3 अन्य प्रमुख ऑर्गन्स का अध्ययन करेंगे। इसका नेक्स्ट प्रमुख ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे हम न्यास परिषद के नाम से भी जानते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 8th चैप्टर में न्यास परिषद के संबंध में लिखा हुआ है और चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौतों द्वारा संपादित होगी। एक्चुअली यूरोपीय उपनिवेश राष्ट्रों ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विशाल भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर रखा था और इन पराधीन क्षेत्र के लोगों के साथ तरह तरह के अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ तो उसने इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया और ये ट्रस्टीशिप काउंसिल ऐसे ही पराधीन क्षेत्र जो हैं उनको उनके आर्थिक, सामाजिक और सभी तरह के विकास पर और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई थी। तो न्यास परिषद के उद्देश्य में हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना, स्वशासन अथवा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता देना, जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना और उनमें यह भाव जगाना कि संसार के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। तो इस तरह से न्यास परिषद का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, क्योंकि 11 जो प्रदेश हैं वो न्यास परिषद के अंतर्गत आते थे और वे अब सब स्वतंत्र हो चुके हैं और अब केवल सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो न्यास परिषद में शामिल है, उसके कार्यकाज को संभाल रहे हैं। और न्यास परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने के 15-20 वर्षों की अवधि में ही अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए थे और न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया। नेक्स्ट है सेक्रेटरीट, सचिवालय। यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से है। इनफैक्ट ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। इसमें महासचिव एवं अन्य कर्मचारी होते हैं और महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है और महासचिव संस्था के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इस हेतु वह कई प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं और समय समय पर अनेक महासचिव रहे, जैसे ट्रिगवेली फर्स्ट और डेग हैमरशोल्ड, उसके बाद यूथांट, उसके बाद कुर्ट वाल्डहीम, देन जेवियर पेरेस डी क्यूआर, देन बुथरस गाली, उसके बाद कोफी अन्नान, बान की मून और अब एंटोनियो गुटेरेस जो कि पोर्चुगल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो महासचिव के सामान्य प्रशासन कार्य होते हैं, उनमें वे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद की सभी बैठकों में भाग लेते हैं तथा वह सभी कार्य संपादित करते हैं जो इन अंगों द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। तकनीकी कार्यों के अंतर्गत वे
महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद द्वारा जो तकनीकी कार्य सौंपे जाते हैं उनको करते हैं, जैसे सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण इत्यादि तैयार करने का कार्य। वित्तीय कार्य के अंतर्गत बजट का संचालन सुचारू रूप से हो, ये जिम्मेदारी महासचिव की होती है। प्रतिनिधात्मक कार्य के अंतर्गत महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के एक एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न अभिकरणों एवं सरकार के साथ वार्ताओं में वह यूएनओ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देन पॉलिटिकल कार्य, महासचिव ऐसे मामले की और सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकते हैं जो कि उनके विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बने रहने में संकट उत्पन्न कर सकते हैं, और इस तरह से वो विश्व में शांति की स्थापना के लिए भी प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर ही वह विचार करते हैं और पॉलिटिकल डिस्प्यूट से इनका कोई लेना देना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 3 अप्रैल 1946 को हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान लगभग 70 अनुच्छेदों में बंटा हुआ है। इसमें न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, कार्य, संचालन नियम आदि सभी आवश्यक बातें दी गई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजेस की संख्या 15 रखी हुई है और जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और न्यायाधीशों का चुनाव जाति भेद, रंग भेद तथा धर्म भेद के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है, और ये व्यक्ति अपने राष्ट्र में विधिवेत्ता के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के भी विशेषज्ञ माने जाते हैं। और न्यायाधीशों को अनेक विशेषाधिकार भी सौंपे गए हैं, उनको राजनयिक उन्मुक्तियां भी प्रदान की गई हैं, पॉलिटिकल इम्यूनिटीज। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत न होने पर जो चेयरमैन हैं इंटरनेशनल कोर्ट के, जो चेयरमैन जज हैं, वो निर्णायक मत देते हैं। और न्यायालय की भाषा फ्रेंच तथा इंग्लिश है, और इस तरह से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कोई विवाद होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सबसे पहले हम देखते हैं ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, जो कि न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। और अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम इत्यादि आते हैं। और परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग तथा विशेष प्रकरण भी उनके अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। महासभा एवं सुरक्षा परिषद भी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों को सुलझाने की एक प्रमुख संस्था है। और वर्तमान में भारत के दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी प्रमुख अंगों का अध्ययन करने के बाद यदि हम उसका रिव्यू करें संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली की, तो हम
यह समझ सकते हैं कि विश्व शांति की स्थापना में निसंदेह संयुक्त राष्ट्र संघ ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जब शीत युद्ध था तब वह पपेट बना हुआ था, क्योंकि सोवियत संघ कोई प्रस्ताव लाता तो अमेरिका वीटो करता, यूएस कोई प्रस्ताव लाता तो उससे सोवियत यूनियन वीटो कर देता था। तो इस तरह से वो कठपुतली बना हुआ था। लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में संयुक्त राष्ट्र संघ का रोल भी काफी बड़ा है, उसकी भूमिका बड़ी है, उसका कार्य क्षेत्र बड़ा है, और विभिन्न देशों में विभिन्न क्षेत्रों में शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निसंदेह बहुत अच्छा कार्य किया है। और फाइनेंस संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख प्रॉब्लम है, और क्योंकि सभी देश अपने जो ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो कि उन्हें कंट्रीब्यूट करने होते हैं यूएनओ में, वो नहीं करते हैं। अमेरिका भी उनमें से एक देश है। तो इन देशों को उसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, और रिफॉर्म्स करके संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत जैसे देशों को सिक्योरिटी काउंसिल में इंपॉर्टेंट रोल दिया जा सकता है, परमानेंट मेंबरशिप देके, ताकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको बेटर रिप्रेजेंटेशन इसमें मिल पाए। तो कुछ रिफॉर्म्स अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में किए जा सकते हैं।